कहानी 1। बीरबल की खिचड़ी। प्रस्तावना। एक बार की बात है, शीत ऋतु अपने चरम पर थी। आगरा का मौसम इतना सर्द हो गया था कि लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। महल में भी अलाव जलाए जा रहे थे। इसी बीच एक अजीब घटना ने सम्राट अकबर को हैरान कर दिया। घटना। एक दिन सुबह सम्राट अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर कुहासा छाया था। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति झील में कमर तक पानी में खड़ा है। वह कांप रहा था, लेकिन फिर भी झील से बाहर नहीं आ रहा था। अकबर ने सिपाहियों से पूछा, ये कौन है और पानी में क्या कर रहा है? सिपाही बोला, जहांपनाह, इस व्यक्ति ने शर्त लगाई थी कि यदि वह पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रहेगा तो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और आज वह सफल हो गया है। अकबर उस व्यक्ति से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे दरबार में बुलवाया। दरबार में निर्णय। अगले दिन दरबार में वह गरीब व्यक्ति लाया गया। अकबर ने उसकी हिम्मत की सराहना करते हुए कहा, तूने सचमुच अद्भुत साहस दिखाया है। तुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। लेकिन तभी दरबार के एक दरबारी ने टोका, जहांपनाह, यह गरीब धोखा दे रहा है। झील के उस पार एक दीपक जल रहा था। वह दीपक की गर्मी से प्रभावित होकर रात काट गया। अकबर ने सोचा कि यह बात तो ठीक हो सकती है। उन्होंने गरीब की इनाम राशि रोक दी और उसे दरबार से बाहर कर दिया। बीरबल की योजना। बीरबल इस फैसले से बहुत दुखी हुए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने महल के बगीचे में एक बड़ा बर्तन रखा और उसमें खिचड़ी पकाने लगे। लेकिन बर्तन आग से करीब 10 फीट ऊपर लटकाया हुआ था। नीचे एक धीमी सी आग जल रही थी। अकबर ने देखा और पूछा, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, खिचड़ी पका रहा हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, इतनी दूर से आग लगाकर क्या खिचड़ी पकेगी? बीरबल मुस्कराए और बोले, अगर एक दीपक की गर्मी से झील में खड़ा आदमी बच सकता है तो यह खिचड़ी भी पक सकती है। अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को फिर से बुलवाया और उसे न केवल 100 स्वर्ण मुद्राएं दीं, बल्कि बीरबल को इनाम भी दिया। कहानी 2। 4 मूर्ख। प्रस्तावना। सम्राट अकबर को प्रायः यह जानने की उत्सुकता रहती थी कि कौन कितना समझदार है और कौन कितना मूर्ख। वे अक्सर बीरबल से यह पूछते रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस संसार में सबसे बड़े मूर्ख कौन है? क्या तुम 4 सबसे बड़े मूर्खों को खोज सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए सिर हिलाया, जहांपनाह, यह काम तो बड़ा कठिन है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। मूर्खों की खोज। पहला मूर्ख। बीरबल शहर की गलियों में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी पीठ पर भारी बोरी लादे हुए है और उसके सिर पर छाता है। धूप इतनी तेज नहीं थी कि छाता जरूरी हो, लेकिन बोरी की वजह से वह झुका झुका चल रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, बोरी क्यों नहीं सिर पर रख लेते? वह बोला, नहीं साहब, सिर पर छाता है, वरना मुझे धूप लग जाएगी। बीरबल ने सोचा, यह तो मूर्खता की सीमा है। उन्होंने उसे पहले नंबर पर रखा। दूसरा मूर्ख। बीरबल ने देखा, एक आदमी अपने घर के बाहर रो रहा है। पूछने पर वह बोला, मेरी ऊँटनी खो गई है। बीरबल ने कहा, तो रो क्यों रहे हो? रूडो उसे। वह बोला, मैं तो रोज भगवान से कहता था, हे प्रभु, मुझे कुछ ऐसा दो जो किसी के पास न हो। अब जब भगवान ने ऊँटनी ही ले ली तो मैं क्या करूं? बीरबल ने सोचा, यह भगवान को दोष दे रहा है अपनी मूर्खता का, और उसे दूसरा मूर्ख मान लिया। तीसरा मूर्ख। फिर बीरबल को एक साधु मिला जो अपने सिर पर ईंट रखकर कहता घूम रहा था, यह ईंट देवी है, इसे सिर पर रखोगे तो धन मिलेगा। लोग पैसे दे रहे थे और ईंट ले जा रहे थे। बीरबल ने पूछा, तुम खुद क्यों नहीं रख लेते? वह बोला, मैं तो दान करता हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं। बीरबल मुस्कराए और बोले, इस व्यक्ति ने अपनी मूर्खता को दूसरों पर थोप दिया है और उसे तीसरा मूर्ख बना दिया। चौथा मूर्ख। बीरबल दरबार में लौटे और सम्राट से बोले, मैंने 3 मूर्ख ढूंढ लिए हैं। अकबर बोले, और चौथा?
बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, वह तो आप है। अकबर चौंक गए। मैं? किसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जो सम्राट अपने राजमहल के काम छोड़कर किसी को मूर्ख ढूंढने का काम सौंपे, वह क्या कहलाएगा? अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम हमेशा की तरह विजेता रहे, न्याय की तराजू। प्रस्तावना। अकबर का दरबार न्यायप्रियता के लिए विख्यात था, लेकिन एक दिन एक ऐसा मामला दरबार में आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। मामला न केवल एक चोरी का था, बल्कि उसमें जुड़ा था एक निर्धन किसान और एक धनी व्यापारी। मामला इतना उलझा हुआ था कि एक पल को खुद सम्राट अकबर भी भ्रम में पड़ गए। पर बीरबल थे ना, जिन्होंने फिर एक बार साबित कर दिया कि न्याय केवल कानून से नहीं, बल्कि बुद्धि और संवेदना से भी किया जाता है। पहला दृश्य। दरबार में एक किसान। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में फरियाद लेकर पहुंचा। किसान, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरी जिंदगी भर की कमाई एक तिजोरी में रखी थी, जो मैंने अपने खेत में दबा रखी थी, परंतु जब कल उसे निकाला तो वह गायब थी। अकबर ने पूछा, तुम्हें किस पर शक है? किसान बोला, जहांपनाह, मेरे अलावा केवल एक व्यक्ति जानता था, मेरे मित्र हरिदास। लेकिन वह कहता है कि उसने कुछ नहीं लिया। हरिदास भी दरबार में उपस्थित था। वह अच्छे वस्त्रों में, गहनों से सुसज्जित था। हरिदास बोला, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूँ। मैं और किशन, किसान, बचपन के मित्र हैं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। पर किशन के चेहरे पर पीड़ा थी। अकबर बोले, यह मामला बीरबल सुलझाएंगे। दूसरा दृश्य। बीरबल की जांच। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर बोले, क्या तुम दोनों साथ में खेत पर चल सकते हो जहां तिजोरी थी? दोनों राजी हो गए। बीरबल कुछ सिपाहियों और एक गुप्तचर के साथ खेत पहुंचे। उन्होंने जगह देखी, मिट्टी की खुदाई करवाई और आसपास की घास का निरीक्षण किया। बीरबल को कुछ चूहे के बिल जैसे गड्ढे दिखाई दिए। वह बोले, यह तिजोरी गहरी नहीं दबाई गई थी और इसे हाल में ही खोदा गया है। हरिदास ने कहा, यह तो किसान ही जानता है कहा थी। बीरबल मुस्कराए, हो सकता है, पर मैं कल तुम्हें एक परीक्षण में बुलाऊंगा। तीसरा दृश्य। न्याय की तराजू। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ी तराजू लेकर आए। उन्होंने दोनों से कहा, मैं तुम दोनों की आत्मा को तौलूंगा। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। बीरबल ने एक झोले में कुछ रुई, हल्दी और तांबे के टुकड़े डाले। फिर उन्होंने दोनों से कहा, अपना हाथ इस तराजू पर रखिए। किशन ने पहला हाथ रखा, तराजू संतुलन में रहा। हरिदास ने हाथ रखा तो तराजू थोड़ा डगमगाया। बीरबल बोले, हरिदास, तुमने कुछ छिपाया है। तुम्हारे मन की अस्थिरता इस तराजू में दिख रही है। हरिदास हंस पड़ा, यह तो ढोंग है। बीरबल मुस्कराए और बोले, तो फिर तुम मेरी अंतिम परीक्षा भी पास कर सकोगे। चौथा दृश्य। राख की परीक्षा। बीरबल ने दोनों को एक एक कपड़े का थैला दिया। दोनों थैले खाली थे। बीरबल बोले, इन थैलियों में राख भरकर रात भर अपने सिरहाने रखो। अगर कोई अपराधी होगा तो राख उसे जवाब देगी। हरिदास बोला, ये तो अंधविश्वास है। बीरबल बोले, तो डर कैसा? दोनों राजी हो गए। अगले दिन जब थैले लौटाए गए, बीरबल ने दोनों की राख को परखा। किशन का थैला भरा हुआ था, हरिदास का थैला लगभग आधा था। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, जहांपनाह, चोर पकड़ा गया है। पांचवां दृश्य। अपराधी की स्वीकृति। अकबर बोले, लेकिन कैसे? बीरबल बोले, जब मैंने कहा कि राख जवाब देगी, तो जिसने अपराध किया था उसने डर के मारे थोड़ी राख निकाल दी, यह सोचकर कि कहीं उसमें कोई जादू न हो। हरिदास ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने ही तिजोरी चुराई थी, मुझे क्षमा कर दे। बीरबल बोले, हरिदास, तुमने केवल चोरी नहीं की, मित्रता को भी कलंकित किया है। छठा दृश्य। न्याय और शिक्षा। अकबर ने आदेश दिया कि हरिदास से तिजोरी बरामद की जाए और उसे दोगुना दंड स्वरूप किशन को लौटाया जाए। साथ ही हरिदास को 3 महीने के लिए नगर सेवा करनी होगी।
किशन ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल और लापता सोने की घड़ी। प्रस्तावना। शाही दरबार की शांति उस दिन भंग हो गई जब एक नामी व्यापारी ने सम्राट अकबर के समक्ष फरियाद रखी, जहांपनाह, मेरी बहुमूल्य सोने की घड़ी चोरी हो गई है और मुझे संदेह है कि यह किसी दरबारी की करतूत है। पूरे दरबार में खलबली मच गई। एक कीमती घड़ी, वह भी राजा की नजरों के सामने, शाही दरबार में चोरी हो जाना, यह केवल संपत्ति की हानि नहीं बल्कि सम्राट की प्रतिष्ठा पर भी आघात था। और फिर मैदान में उतरे बीरबल, चतुराई और व्यंग्य की तलवार लेकर। पहला दृश्य, व्यापारी की फरियाद। उस दिन दरबार में विशेष सभा बुलाई गई थी। सभी प्रमुख दरबारी उपस्थित थे, सेनापति, राजगुरु, खजांची, कवि, वैद्य, दरबार गायक और सबसे अहम, स्वयं बीरबल। व्यापारी गुलामचंद ने अकबर के सामने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह घड़ी मेरे पिताजी की अंतिम निशानी है। मैंने इसे दिल्ली से बनवाया था, ठोस सोने से जड़ी, अंदर हीरे की सुइया और उस पर शाही मुहर। यह घड़ी केवल समय नहीं, सम्मान का प्रतीक है। मैंने इसे शाही भोज के दौरान अपनी पगड़ी में लगाया था और अब वह गायब है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या तुम्हें किसी पर संदेह है? जी। भोज के दौरान मेरी बाईं ओर कवि चंद्रसेन बैठे थे और दाईं ओर खजांची रामदास। संभव है किसी ने चलते फिरते हाथ मार लिया हो। अकबर ने सभी दरबारियों को देखा, फिर आदेश दिया, अगर यह घड़ी नहीं मिली तो दरबार की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। बीरबल, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। दूसरा दृश्य, बीरबल की जांच शुरू। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या किसी और ने तुम्हारी घड़ी देखी थी? जी हाँ, मैंने दरबारियों को दिखाने के लिए पगड़ी थोड़ी हटाई थी ताकि वह चमके। कई लोगों की निगाह गई थी उस पर। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया। फिर उन्होंने एक कोमल लेकिन पैनी मुस्कान के साथ कहा, आप सभी सभ्य हैं, पर चोरी भी कभी कभी ऊंची पगड़ियों से होती है। कई दरबारी असहज होने लगे। बीरबल ने फिर सबके पगड़ियों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने घोषणा की, कल सुबह सूर्योदय से पहले सबको महल के उत्तर द्वार पर बुलाया जाएगा। मुझे विश्वास है, चोर खुद सामने आ जाएगा। तीसरा दृश्य, झूठ की पहचान। अगली सुबह सब दरबारी उत्तर द्वार पर जमा हुए। बीरबल वहां पहले से एक पुराना संत बने खड़े थे, लंबी दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और आंखों में तेज। बीरबल ने अपना भेष नहीं खोला। उन्होंने कहा, मैं संत तापसेन हूँ, मैं झूठ को सूंघ सकता हूँ। एक मंत्र है मेरे पास, जिससे झूठ बोलने वाले की मूंछ उल्टी हो जाती है। सब चौंक गए। हर व्यक्ति को मेरी छड़ी छूनी होगी और कहना होगा, मैंने घड़ी नहीं चुराई। सभी दरबारी हैरान हुए, पर हंसी में बात उड़ा दी। पहला दरबारी आया, छड़ी छुई, कहा, मैंने नहीं चुराई। दूसरा, तीसरा, सभी ने छड़ी को छुआ। अंत में खजांची रामदास आया। वह कुछ झिझका। उसने जल्दी से छड़ी को हाथ लगाया और कहा, मैंने नहीं चुराई। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, अब अपनी मूंछ दिखाइए। रामदास ने तुरंत अपना चेहरा फेर लिया। बीरबल बोले, मूंछ नहीं उल्टी, पर मन जरूर डर से उलझ गया है। चौथा दृश्य, बीरबल का असली दाव। फिर बीरबल ने सबको वापस दरबार में बुलाया और कहा, यह तो केवल पहला चरण था, अब हम असली परीक्षा करेंगे। उन्होंने सबको एक एक कागज का टुकड़ा दिया, जिस पर लिखा था, यदि तुमने घड़ी चुराई है तो यह कागज लाल हो जाएगा। बीरबल ने सबको आदेश दिया कि वे इन कागजों को एक एक कर बीरबल के संदूक में डालें। सबने अपने अपने कागज डाल दिए। बीरबल ने संदूक खोला और सबकी चौंकती नजरों के बीच एक लाल रंग का कागज निकला। बीरबल ने उसे उठाया और कहा, यह चोर का स्वीकार है। उन्होंने पूछा, किसका था यह कागज? कोई जवाब नहीं आया। बीरबल बोले, मैंने हर कागज पर खास स्याही लगाई थी जो केवल पसीने से लाल होती है। जिसने डर में कागज को ज्यादा देर हाथ में रखा, उसी का कागज रंग बदल गया।
और उस कागज पर एक हल्का सा नाम लिखा था, रामदास। 5वां दृश्य, कबूलनामा। अकबर ने रामदास की ओर देखा। रामदास कांपता हुआ खड़ा था। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने केवल देखने के लिए निकाली थी, पर फिर लोभ में आकर उसे छिपा दिया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुम हमारे खजांची हो और तुमने दरबार की गरिमा को लज्जित किया है। रामदास सिर झुकाकर बोला, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करें। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, घड़ी मिल चुकी है। न्याय अब आपका विषय है। 6ठा दृश्य, न्याय और सीख। अकबर ने आदेश दिया, रामदास को पद से हटाया जाए। 1 वर्ष तक राजकोष से उसे कोई लाभ न मिले। वह सार्वजनिक रूप से व्यापारी से क्षमा मांगे और व्यापारी गुलामचंद को उसकी घड़ी के साथ सम्मानपूर्वक दरबार में उपहार दिया जाए। अंत में अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर एक बार इस दरबार की मर्यादा को बचा लिया। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, चोरी केवल हाथों से नहीं होती, वह मन की कमजोरी से होती है। और जो मन को पर सके, वही असली न्याय कर सकता है। बीरबल और नकली उत्तराधिकारी की साजिश। प्रस्तावना। सम्राट अकबर के शासनकाल में कई षड्यंत्रकारी लोग उनके सिंहासन और राज्य की संपत्ति पर नजरें गड़ाए बैठे थे। लेकिन अकबर को सबसे गहरा आघात तब लगा, जब एक दिन एक युवक दरबार में पहुंचा और उसने पूरे आत्मविश्वास से घोषणा की, मैं हूं सम्राट हुमायूं का असली पोता और इस राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या यह केवल एक झूठा दावा था, या वाकई इस युवक के पीछे कोई रहस्य छिपा था? बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की, और फिर जो अनफोल्डेड हुआ वह अकबर बीरबल के इतिहास का सबसे जटिल और रोचक रहस्य बन गया। पहला दृश्य, रहस्यमय युवक का दावा। एक दिन दरबार में एक नौजवान, राजसी पोशाक में लिपटा हुआ, गर्व से चलकर दरबार के मध्य में आया। उसके साथ 2 वृद्ध ब्राह्मण और एक सैनिक जैसे दिखने वाले व्यक्ति थे। वह बोला, जहांपनाह, मैं हुमायूं के एक गुप्त विवाह से जन्मा उनका पौत्र हूँ। मेरे पिता को युद्धकाल में छुपाकर अफगानिस्तान भेज दिया गया था, और अब, वर्षों बाद, मैं अपने अधिकार के लिए लौटा हूँ। अकबर चौंके। युवक आत्मविश्वास से भरपूर था। क्या कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? युवक ने एक मुहर लगी अंगूठी, एक पुराना चित्र और कुछ हस्तलिखित पत्र प्रस्तुत किए। अकबर ने दरबार की ओर देखा। सबकी निगाहें बीरबल की ओर थीं। बीरबल ने युवक की ओर गहरी नजर डाली और कहा, राजा के खून में केवल वंश नहीं होता, बुद्धि, संस्कृति, चाल ढाल और व्यवहार भी होता है। मैं इसकी परीक्षा करूंगा। दूसरा दृश्य, बीरबल की पहली चाल, राजसी परीक्षा। बीरबल ने युवक से पूछा, क्या तुमने कभी मुगल इतिहास पढ़ा है? युवक बोला, जी हाँ, मैंने हुमायूंनामा, बाबरनामा और आपकी दरबारी कहानियां भी पढ़ी है। बीरबल मुस्कराए, तो यह बताओ, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई किससे लड़ी थी? इब्राहिम लोदी से। युवक तुरंत बोला, हुमायूं ने शेरशाह सूरी से युद्ध के समय कौन से किले को सबसे पहले छोड़ा था? रूहतास। बीरबल ने आंखें सिकोड़ लीं। यह युवक वाकई तैयार होकर आया था, लेकिन फिर उन्होंने एक गूढ़ प्रश्न पूछा, और अकबर का सबसे बड़ा मित्र कौन था? युवक मुस्कराया। बीरबल। दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल भी मुस्कराए, तुम मेरे मित्र बनने चले हो या उत्तराधिकारी? युवक की मुस्कान फीकी पड़ गई। तीसरा दृश्य, राजधर्म की परख। बीरबल ने युवक को एक सुझाव दिया, अगर तुम वाकई भविष्य के राजा हो, तो तुम्हें राजधर्म की समझ होनी चाहिए। मैं तुम्हें 3 न्यायिक मामले दूंगा, उन्हें सुलझाओ। मामला 1। 2 औरतें एक बच्चे को लेकर लड़ रही थीं। दोनों कहती थीं कि बच्चा उनका है। युवक ने सोचा और फिर बोला, बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दो। दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल मुस्कराया, तुमने सच्ची माँ की पहचान नहीं की, केवल निर्णय दिया। राजा की बुद्धि न्याय में होती है, न कि केवल आदेश में। चौथा दृश्य,
बीरबल की गुप्त जांच। बीरबल ने चुपचाप गुप्तचरों को आदेश दिया, उस युवक, उसके तथाकथित ब्राह्मणों और सैनिक के अतीत की पड़ताल की जाए। 3 दिनों बाद रिपोर्ट आई। युवक का नाम सलीमुद्दीन था, जो काबुल में एक मामूली धोखेबाज था। उसकी, हुमायूं की अंगूठी, एक सुनार से नकली बनवाई गई थी। चित्र एक पुरानी पांडुलिपि से नकल किया गया था और हस्तलिखित पत्र में हुमायूं की लिपि में कई त्रुटियां थीं। बीरबल ने कहा, अब उसे उसके ही खेल में फंसाया जाएगा। 5वां दृश्य, उत्तराधिकारी की परछाई। बीरबल ने दरबार में ऐलान किया कि युवक के दावे की जांच पूरी हो चुकी है और हमें सबूत मिल चुके हैं कि वह सही कह रहा है। अकबर चौंक गए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बीरबल ने युवक से कहा, अगर तुम राजा हो तो अगली सभा तुम स्वयं चलाओगे और हमें कर नीति, सेना सुधार और विदेशी नीति पर अपनी योजना बताओगे। अगले दिन युवक सभा में आया, घबराया, पसीने से तर। उसने कोई योजना नहीं दी, कोई नीति नहीं समझाई, केवल कुछ उलझे हुए शब्द बोले। बीरबल ने फिर चुटकी ली। लगता है उत्तराधिकारी बनने से पहले शतरंज और किताबें पढ़नी चाहिए थीं। 6वां दृश्य, नकली उत्तराधिकारी का पतन। बीरबल ने फिर साक्ष्य दरबार में रखे। नकली अंगूठी, नकली हस्तलिपि, युवक की असली पहचान की रिपोर्ट। युवक वहीं बैठ गया, बुझे चेहरे, गिरते मनोबल के साथ। मैंने सोचा था कि शायद यहाँ के लोग भावनाओं में बह जाएंगे, पर तुम लोगों ने तो मेरी रग-रग पहचान ली। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या था? धन, यश और शायद वह सिंहासन। बीरबल बोले, सिंहासन हथियारों से नहीं, संस्कारों से मिलता है, और जो छल करे वह सदा धूल चाटता है। बीरबल और सोने का पक्षी। प्रस्तावना। अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक अनोखा केस सामने आया, ऐसा मामला जिसने पूरे नगर में हलचल मचा दी। एक साधारण से किसान ने दावा किया कि उसके पास एक सोने का बोलने वाला पक्षी था, जो रातों रात गायब हो गया। उसने आरोप लगाया कि किसी दरबारी ने वह पक्षी चुरा लिया है। क्या यह बस एक झूठा भ्रम था, या वास्तव में कुछ ऐसा था जो बीरबल की नज़र और अकबर की अदालत से भी छिपा हुआ था? पहला दृश्य, किसान की अर्जी। दरबार का समय चल रहा था। दूर से एक किसान, फटेहाल वस्त्रों में, दौड़ता हुआ आया। वह थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने कहा, जहां पनाह, मेरा नाम है लक्ष्मण। मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास एक बेजोड़ पक्षी था, सोने का बना हुआ, और वह इंसानों की तरह बोलता था। वह मेरे खेत में एक पुराने वृक्ष पर रहता था, पर 2 रात पहले वह अचानक गायब हो गया। मैं जानता हूं कि उसे चुराया गया है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने देखा कि किसान का चेहरा गंभीर था। अकबर बोले, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? किसान बोला, मैं जानता हूं कि आप मुझे पागल समझेंगे, लेकिन मैं उस पक्षी को अपने बेटे जैसा मानता था। वह मुझसे बातें करता था, गीत गाता था, और मुझे खेत की सुरक्षा की चेतावनी भी देता था। बीरबल ने राजा की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, कभी-कभी सत्य सबसे अजीब रूप में आता है। क्यों न हम इसकी तह तक जाए? दूसरा दृश्य, बीरबल की पहली जांच। बीरबल ने अगले दिन लक्ष्मण के गांव का दौरा किया। वह उस पुराने वृक्ष के पास गया, जहां वह पक्षी रहता था। वहां कोई पक्षी नहीं था, पर पेड़ की शाखाओं पर सुनहरी धातु जैसे कुछ रेशे अटके हुए थे। बीरबल ने किसान से पूछा, पक्षी क्या खाता था? केवल फल और पानी, कभी कोई सोने की चीज नहीं खाई उसने। बीरबल चौंके, तब उसका शरीर सोने का कैसे था? किसान बोला, मैंने उसे बचपन से देखा था। वह चमकता था, और जब वह उड़ता था तो उसकी पंखों से सोने जैसी चमक निकलती थी। बीरबल को मामला उलझा हुआ लगा। उन्होंने किसान से और जानकारी ली। रात को उन्होंने उस वृक्ष के पास छुपकर पहरा दिया। आधी रात को एक परछाई दिखाई दी। कोई वृक्ष के पास आया, कुछ देखा और चला गया। तीसरा दृश्य,
संदिग्ध दरबारी। बीरबल ने अकबर को सूचना दी कि यह मामला केवल एक गरीब किसान का भ्रम नहीं, बल्कि शायद किसी गुप्त चोरी का मामला है। उन्होंने दरबारियों से गुप्त प्रश्न पूछने शुरू किए, परोक्ष रूप से यह जानने की कोशिश की कि कौन हाल ही में अमीर हुआ है, किसके पास अचानक सोने की वस्तुएं आई है। उन्हें संदेह हुआ मंत्री जलाल खान पर। वह कुछ ही दिनों में नए वस्त्रों, घोड़ों और नौकरों से घिरा दिखने लगा था। बीरबल ने गुप्तचरों से पता लगवाया, जलाल खान ने हाल ही में एक सुनार से एक खास परिंदा बनवाया था। चौथा दृश्य, सुनार की सच्चाई। बीरबल ने उस सुनार को गुप्त रूप से दरबार में बुलवाया। उसे अकेले में पूछा, क्या जलाल खान ने तुम्हारे पास कोई सोने का पक्षी लाया था? सुनार डरते हुए बोला, हाँ, कुछ दिन पहले वे एक सुनहरे रंग का पिंजरा और उसमें रखा एक पक्षी लाए थे। पक्षी सच में बहुत खास था। उसकी चमक देखकर मैं भी चौंक गया था। मुझे आदेश मिला था कि उसके पंखों को और चमकदार बनाऊं। क्या वह बोलता था? बीरबल ने पूछा। जी, कुछ कुछ आवाजें निकालता था, जैसे वह किसी की बात दोहरा रहा हो। बीरबल समझ गए, यह कोई साधारण पक्षी नहीं था। शायद किसी व्यापारी का तोहफा था, जो अब किसान के पास कैसे पहुंचा, यह भी जांच का विषय था। पांचवां दृश्य, पक्षी की खोज। बीरबल ने सुनार से वह नकली पक्षी मंगवाया। वह हूबहू किसान की बताई बनावट का था, लेकिन उसके अंदर एक छोटा यंत्र लगा था। बीरबल ने कारीगरों को बुलाया। उन्होंने बताया, यह एक दुर्लभ यांत्रिक उपकरण है, जो विशिष्ट ध्वनियां निकाल सकता है। हो सकता है कोई व्यापारी या विदेशी यह तोहफे में लाया हो। बीरबल को यकीन हुआ, किसान सच कह रहा था। पक्षी यंत्र द्वारा बोलता था, लेकिन किसान के लिए वह जीवंत था। अब उन्होंने जलाल खान को बुलाया और पक्षी सामने रख दिया। क्या यह तुम्हारा है? बीरबल ने पूछा। जलाल खान ने कहा, नहीं। बीरबल मुस्कराए, तब यह सुनार तुम्हें क्यों पहचानता है? जलाल खान घबरा गया। बीरबल बोले, चोरी को छुपाना मुश्किल नहीं, मगर बुद्धि से बचना असंभव है। छठा दृश्य, न्याय की मिसाल। जलाल खान ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मैंने उस पक्षी को पहली बार किसान के खेत में देखा। उसकी बनावट अनोखी थी। वह शायद किसी यात्री व्यापारी द्वारा वहां छोड़ा गया था। मैं उसे चुराकर दरबार में लाना चाहता था, पर डर गया कि कहीं अकबर मुझे पक्षी देने को कह दें। बीरबल ने अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, यह पक्षी अनोखा जरूर है, पर इसके असली मालिक वह किसान है, जिसने उसे अपने बेटे जैसा पाला। उसकी मासूमियत और प्रेम इस धातु से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अकबर ने पक्षी किसान को लौटाया और जलाल खान से उसका धन जब्त कर लिया। बीरबल और मेहमान नवाज चोर। भूमिका। बादशाह अकबर ने अपने राज्य में एक घोषणा की, जो भी सबसे अच्छे ढंग से राजसी मेहमानों की आवभगत करेगा, उसे राज्य का श्रेष्ठ आतिथ्यदाता घोषित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में कई बड़े अमीर, जमींदार, नवाब शामिल हुए, पर साथ ही एक अनोखा पात्र भी हिस्सा बना। एक ऐसा व्यक्ति, जिसने बीरबल को चौंका दिया। पहला दृश्य, अकबर की घोषणा। दरबार में अकबर ने कहा, हमारे राज्य में बहुत से राज्यपद है, पर एक ऐसा जो सबसे जरूरी है, वह है मानवता और सेवा का सम्मान। आज हम एक विशेष प्रतियोगिता रखते हैं, श्रेष्ठ आतिथ्यदाता। प्रतियोगिता के नियम सरल थे। किसी अजनबी को 3 दिनों तक अपने घर में ठहराना, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना। दरबार के गुप्त दूत उसकी सेवा की समीक्षा करेंगे। जो सबसे ऊंचे अंक पाएगा, उसे पुरस्कार और उपाधि दी जाएगी। बीरबल मुस्कराए। उन्हें इस नई परीक्षा में कुछ नया दिखने की उम्मीद थी। दूसरा दृश्य, गरीब मेहमाननवाज। प्रतियोगिता शुरू हुई। अमीर लोग अपने अपने गेस्ट हाउसों को रेशमी चादरों, संगीत और भोजनों से सजा रहे थे। इसी बीच एक गरीब व्यक्ति, नाम हरिया, भी अपने झोपड़े के बाहर बोर्ड लगा बैठा। राजसी प्रतियोगिता के लिए स्थान उपलब्ध, छोटा है, पर दिल से। लोग हंसते हुए गुजरते, पर बीरबल ने नोट किया, उसकी आंखों में कुछ विशेष था।
हरिया ने एक बूढ़े यात्री को अपने घर बुलाया। झोपड़ी में एक ही खाट थी जो उसने अतिथि को दे दी। खुद फर्श पर सोया। दिनरात मेहनत कर दाल रोटी जुटाई और मेहमान से अपने बच्चों जैसा व्यवहार किया। बीरबल को सूचना मिली, गुप्त दूत कह रहे थे, सबसे सच्चा आतिथ्य इसी झोपड़ी में देखा गया। तीसरा दृश्य, गायब हुआ अतिथि। तीसरे दिन सुबह जब हरिया जागा तो देखा मेहमान गायब था। उसके साथ ही घर की छोटी सी बचत, 4 चांदी के सिक्के भी गायब। हरिया दौड़ता हुआ दरबार पहुंचा। बीरबल बोले, क्या हुआ? हरिया रोता हुआ बोला, मेहमान चला गया, पर जाते जाते चोरी कर गया। मैंने उसे दिल से अपनाया था। अकबर बोले, यह गंभीर आरोप है, क्या किसी ने देखा? हरिया बोला, नहीं, पर मैंने जिसको घर में लिया वह ही गया है, और कुछ नहीं गया, सिर्फ वही 4 सिक्के। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह अब आतिथ्य प्रतियोगिता नहीं, एक न्यायिक जांच बन गई है। चौथा दृश्य, बीरबल की जांच। बीरबल ने हरिया से उस अतिथि का हुलिया पूछा। लंबा, सफेद दाढ़ी वाला और कम बोलने वाला व्यक्ति। बीरबल ने दरबार के गुप्तचरों को बुलाया। सप्ताह भर की खोजबीन के बाद पता चला, उस अतिथि का असली नाम शेख गुलाम था, जो एक मशहूर ठग था। वह पहले भी दूसरे राज्यों में अतिथि बनकर चोरी करता रहा था। बीरबल ने देखा, हरिया न तो अमीर था न ताकतवर, फिर भी इस घटना से उसने हार नहीं मानी थी। बीरबल ने हरिया को बुलाया और कहा, तुमने सच्चा अतिथि सत्कार किया, इसलिए तुम ही सच्चे श्रेष्ठ आतिथ्यदाता हो। हरिया झिझका, पर मैंने तो चोर को बुलाया। बीरबल मुस्कराए, अतिथि को पहचानना कठिन है, पर सच्चा सत्कार पहचान छोड़कर किया जाता है। पांचवा दृश्य, चोर का पकड़ा जाना। एक दिन दरबार में सूचना आई, एक वृद्ध व्यक्ति, जिसके पास चांदी के वही 4 सिक्के थे, पास के गांव में पकड़ा गया है। बीरबल और सिपाही वहां पहुंचे। वहां शेख गुलाम पकड़ा गया था। उससे पूछा गया, तू चोर क्यों बना? उसने कहा, मैंने बहुत जीवन में गरीबी देखी। जब मैंने देखा कि अमीर लोग दिखावे के लिए अतिथि सत्कार करते हैं, मुझे गुस्सा आया। मैं सिखाना चाहता था कि कौन असली और नकली मेजबान है। बीरबल ने कहा, तू न्याय करने चला था या चोरी? वह चुप रहा। बीरबल बोले, तू सच्चाई की परीक्षा लेने चला था, पर साधन गलत चुना। अब न्याय तेरे लिए होगा। छठा दृश्य, न्याय और पुरस्कार। बादशाह अकबर ने आदेश दिया, शेख गुलाम को कुछ माह की सजा दी जाए, लेकिन साथ ही उसे रोटी और इलाज दिया जाए, क्योंकि उसकी उम्र और भूख असली दोषी थीं। हरिया को श्रेष्ठ आतिथ्यदाता की उपाधि दी गई और उसे एक नया घर, खेत और जीविका के साधन दिए गए। अकबर बोले, सत्कार का मूल्य किसी भोज से नहीं, भावना से नापा जाता है। बीरबल ने कहा, हरिया ने अपने घर की चाबी खोई, पर दिल की कुंजी बचाई। बगावत का बीज और बीरबल की चाल। भूमिका। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर कोई हमारे राज्य में बगावत की योजना बना रहा हो, तो तुम कैसे पता लगाओगे? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, हर बगावत एक बीज से शुरू होती है, बस सही समय पर उस बीज को पहचानना पड़ता है। अकबर ने सोचा, क्या यह सिर्फ कहावत है, या बीरबल सचमुच ऐसा कर सकता है? और फिर दरबार में एक ऐसा पत्र आया जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। पहला दृश्य, गुमनाम पत्र। दरबार में एक गुप्त पत्र लाया गया। उस पर कोई नाम नहीं था, बस लिखा था, महल के भीतर ही बगावत की योजना बन रही है। कुछ दरबारी राजकाज से असंतुष्ट है और राजगद्दी को उलटने का प्रयास करेंगे। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या यह अफवाह है या सच्चाई? बीरबल ने पत्र को ध्यान से पढ़ा, फिर कहा, जहांपनाह, यह अफवाह नहीं है। यह एक संकेत है कि कोई अंदर से ही घाव कर रहा है, पर हम इस कांटे को बिना छीले बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा दृश्य, दरबारियों की परीक्षा।
बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने राजा से आज्ञा लेकर पूरे दरबार में घोषणा करवाई, बादशाह सलामत कुछ दरबारियों को विशेष सलाहकार पद देने जा रहे हैं। जो सबसे अधिक वफादार और समझदार होगा उसे चुना जाएगा। इसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए बीरबल ने 4 दरबारियों को चुपचाप चिह्नित किया। एक नवाब सलामत खान, जो अपने अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। 2 सेनापति अर्जुन राय, जो पहले कई बार युद्ध में असंतोष जता चुका था। 3 मलिक सुलेमान, एक बुद्धिमान किंतु महत्वाकांक्षी कवि। 4 राजगुरु हरिदेव, जिनकी नजरें सत्ता पर भी थीं। बीरबल ने इन 4 को व्यक्तिगत रूप से बुलवाया और हर एक को अलग अलग जानकारी दी, एक छद्म प्रस्ताव की तरह। बादशाह आपसे विशेष राय चाहते हैं। अगर कभी उन्हें गद्दी त्यागनी पड़ी तो क्या आप उनके उत्तराधिकारी के रूप में खुद को सक्षम मानते हैं? प्रश्न तो सीधा था, पर इसका असर गहरा था। तीसरा दृश्य, चुगली का खेल। बीरबल ने इन 4 की प्रतिक्रियाएं अलग अलग दूतों से दरबार में पहुंचवाने की गुप्त व्यवस्था की। 3 दिनों में बीरबल को ज्ञात हो गया। नवाब सलामत खान ने एक रात दरबारी सैनिकों से अलग से मुलाकात की। सेनापति अर्जुन राय ने अपने क्षेत्र के सैनिकों को अचानक पुनः तैनात किया। मलिक सुलेमान ने कुछ लेखकों से नए युग पर कविता लिखवाई। राजगुरु हरिदेव ने आध्यात्मिक संकेतों में भविष्य की सत्ता की बात कही। बीरबल ने अकबर को सूचना दी, बगावत करने वाला व्यक्ति अब साफ है, बस उसे रंगे हाथ पकड़ना है। चौथा दृश्य, नकली साजिश। बीरबल ने एक योजना बनाई, नकली साजिश की असली परीक्षा। एक अफवाह दरबार में फैलाई गई, बादशाह बीमार है और कुछ ही समय में गद्दी त्याग सकते हैं। सिर्फ उन्हीं 4 लोगों को यह सूचना मिली। अब बीरबल ने देखा, नवाब सलामत खान ने कुछ सैनिकों को रिश्वत दी और सेनापति अर्जुन राय ने आपात बैठक बुलाने की कोशिश की, मगर उस रात कुछ असामान्य हुआ। 5वां दृश्य, बीरबल का भेष और खुलासा। बीरबल ने एक गुप्त भेष धारण किया, एक विद्रोही संदेशवाहक का। वह नवाब सलामत के पास पहुंचे और कहा, विद्रोह की रात तय है, सेनापति तैयार है, हम महल के पश्चिमी द्वार से प्रवेश करेंगे। नवाब ने तुरंत हामी भर दी और कहा, मैं भी तैयार रहूंगा। यह राज्य अब बूढ़े बादशाह का नहीं। यह सुनकर बीरबल मुस्कराया, उसका मकसद पूरा हुआ। वहीं दूसरी ओर सेनापति अर्जुन राय भी इस नकली विद्रोह का समर्थन करते पाए गए। 6ठा दृश्य, अकबर का असली दरबार। अगले दिन दरबार में अकबर ने सबके सामने घोषणा की, हमारी बीमारी की अफवाह झूठ थी, यह सब एक परीक्षा थी। और कुछ दरबारी उस परीक्षा में बुरी तरह असफल हुए। बीरबल आगे आए और बोले, नवाब सलामत और सेनापति अर्जुन राय ने इस राज्य के प्रति विश्वासघात किया है। ये वो लोग हैं जो अवसर की तलाश में थे, न कि सेवा के लिए। अकबर बोले, हम अपने दुश्मनों से नहीं डरते, पर विश्वासघात अपनों से हो तो घाव गहरा होता है। नवाब और सेनापति को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। 7वां दृश्य, असली वफादार कौन। अब बीरबल ने दरबार में मलिक सुलेमान और राजगुरु हरिदेव को बुलाया। बीरबल बोले, आप दोनों ने विचार तो किए, पर कोई भी कदम उठाया नहीं, क्यों? राजगुरु बोले, राजधर्म यही कहता है कि अगर गद्दी की स्थिति बदलती है तो वह भगवान की इच्छा से हो, न कि हमारी साजिश से। मलिक सुलेमान बोले, मैं कवि हूँ, पर विद्रोही नहीं। मैंने भविष्य की कल्पना की थी, पर षड्यंत्र नहीं। अकबर मुस्कराए और दोनों को सम्मानित किया, क्योंकि विचारशीलता और संयम वही सच्चा वफादारी का रूप है। बीरबल और अद्भुत न्याय की परीक्षा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार सज रहा था। हर कोने में खुशबूदार धूप जल रही थी और दरबारी अपने स्थान पर बैठने लगे थे। लेकिन आज कुछ अलग था। अकबर के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने एक रहस्यमय घटना की जानकारी ली थी, जिसे सुलझाना इतना आसान नहीं था, और उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर कोई इस उलझन को सुलझा सकता है, तो वह सिर्फ बीरबल है। पहली चुनौती, रहस्यमय मुकदमा। एक दिन सुबह दरबार में एक विचित्र मामला लाया गया। एक व्यापारी
एक किसान और एक साधु तीनों एक ही बर्तन पर दावा कर रहे थे। वह बर्तन कोई साधारण नहीं था। वह सोने का बना हुआ था और उस पर दुर्लभ रत्न जड़े थे। व्यापारी बोला, यह बर्तन मैंने बनवाया था और मेरे घर से चोरी हो गया। किसान बोला, मैंने इसे अपनी जमीन की खुदाई में पाया। साधु बोला, यह बर्तन मुझे तपस्या में भगवान ने दिया था। अकबर हैरान रह गए। यह मामला कोई साधारण नहीं था। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल की पहली चाल, चुप्पी की परीक्षा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं इस रहस्य को सुलझा सकता हूँ, परंतु तीनों दावेदारों को मेरे साथ एक दिन जंगल में बिताना होगा। तीनों सहमत हो गए। बीरबल उन्हें पास के जंगल में ले गए और एक शिविर में रुकवाया। रात को उन्होंने एक अनोखी युक्ति बनाई। उन्होंने सोने के बर्तन को एक गड्ढे में गाड़ दिया और तीनों को आराम करने को कहा। सुबह होते ही बर्तन गायब था। बीरबल बोले, अब बर्तन चोरी हो चुका है और मैं जान जाऊंगा कि असली मालिक कौन है। तीनों डर गए। व्यापारी गुस्से में चिल्लाया, मुझे मेरा सोने का बर्तन वापस दो, मैं राजा को शिकायत करूंगा। किसान घबरा गया और बोला, ओह, लगता है मुझे अब श्राप लगेगा। साधु शांति से बोला, जो भगवान ने दिया वह भगवान ही वापस ले सकते हैं, कोई चिंता नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है। असली मालिक वही है जो उसे खोने पर शांत रह सके। साधु को बर्तन वापस दे दिया गया और अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। दूसरी चुनौती, बीरबल की विद्वता पर हमला। दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे, खासकर एक नया विद्वान चतुरानंद जो दूर देश से आया था। उसने बीरबल को एक चुनौती दी। चतुरानंद बोला, अगर बीरबल इतने विद्वान हैं तो वे बिना बोले मेरा एक सवाल हल करें। अकबर ने अनुमति दी। चतुरानंद ने एक चित्र बनाया। एक आदमी जो दोनों हाथ ऊपर किए खड़ा था, उसके एक हाथ में मछली और दूसरे में तलवार थी। अकबर बोले, इस चित्र का क्या अर्थ है? बीरबल ने बिना बोले अपनी अंगुली से 3 बार जमीन पर घेरा बनाया, फिर हाथ उठाकर सिर झुकाया। चतुरानंद समझ गया और बोला, इनका उत्तर सही है। दरबार चकित रह गया। अकबर ने पूछा, पर बीरबल ने कहा क्या? चतुरानंद ने जवाब दिया, इस चित्र का मतलब था, जीवन में युद्ध और शांति दोनों होते हैं, और विजय वही होता है जो धरती से जुड़ा हो और नम्रता से झुका रहे। दरबार तालियों से गूंज उठा। तीसरी चुनौती, जनता का फैसला। एक बार प्रजा में अफवाह फैल गई कि बीरबल पक्षपाती हो गए हैं। लोगों ने शिकायत की। अकबर को चिंता हुई, लेकिन वे बीरबल पर भरोसा करते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, मैं जनता से सीधा न्याय चाहता हूँ। मैं एक ऐसा मंच बनवाऊंगा जहां जनता खुद फैसला करेगी कि बीरबल को दरबार में रखा जाए या नहीं। बीरबल सहमत हुए। एक विशाल मैदान में मंच बना और लोग जमा हुए। बीरबल ने खुद को एक आरोपी की तरह पेश किया। भीड़ में से 3 लोग चुने गए, एक बूढ़ा, एक युवती और एक बच्चा। बूढ़ा बोला, बीरबल की कहानियां मैं बचपन से सुनता आया हूँ, इन्हें जाने देना मूर्खता होगी। युवती बोली, अगर बीरबल नहीं होते तो मेरी जमीन आज भी एक भ्रष्ट जमींदार के पास होती। बच्चा बोला, अगर बीरबल को हटा दिया तो मुझे समझाने वाला कोई नहीं रहेगा। अकबर ने मंच पर खड़े होकर कहा, यह जनता का न्याय है। बीरबल, तुम न केवल मेरे लिए बल्कि इस देश की आत्मा हो। चौथी चुनौती, बीरबल की परीक्षा। एक बार अकबर को संदेह हुआ कि क्या बीरबल की बुद्धि असली है या सिर्फ किस्मत का खेल। उन्होंने बीरबल को जंगल में अकेले भेजा और कहा, अगर तुम 7 दिन में मेरी सबसे कीमती चीज लेकर नहीं लौटे तो तुम्हारा पद समाप्त। बीरबल मुस्कुराए और चल दिए। 6 दिन बीत गए और कोई खबर नहीं आई। 7वें दिन बीरबल दरबार में लौटे और उनके हाथ में एक दर्पण था। अकबर बोले, ये क्या है? बीरबल बोले, जहां आपके जैसा न्यायप्रिय, बुद्धिमान और दिलदार राजा है, वही सबसे कीमती चीज है। यह दर्पण आप ही को दिखाता है। अकबर भावुक हो गए और बोले, बीरबल, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे सबसे बड़े मित्र हो। कहानी 1,
बीरबल और 100 झूठों की परीक्षा। भूमिका। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे कि तभी एक अजनबी आया और बोला, मैं संसार का सबसे सच्चा व्यक्ति हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन बीरबल जैसे लोग तो हर बात को चतुराई से मोड़ देते हैं। क्या वह मेरे सच को पहचान सकते हैं? अकबर को यह बात दिलचस्प लगी। उन्होंने उसे दरबार में बुलाया और बीरबल को आदेश दिया कि इस व्यक्ति की सच्चाई की परीक्षा लो, लेकिन एक शर्त पर। तुम एक भी बार सीधे प्रश्न नहीं पूछ सकते। मुख्य कहानी। बीरबल ने उस व्यक्ति से बातचीत शुरू की। बीरबल, आपका नाम? व्यक्ति, सत्यदेव। बीरबल, आप कहते हैं आपने कभी झूठ नहीं बोला? सत्यदेव, एक भी बार नहीं। बीरबल, तो चलिए एक खेल खेलते हैं। आप हर दिन एक कहानी सुनाएंगे और मैं बताऊंगा उसमें कौन सी बातें झूठ है। 7 दिन बीत गए। हर दिन सत्यदेव ने एक कहानी सुनाई जिसमें कोई न कोई बात अतिशयोक्ति जैसी होती थी। जैसे, मैंने ऐसी चिट्ठी देखी है जो बिना लिखे खुद पढ़ी जाती है। मैं एक बार उस गांव गया था जहां लोग बिना खाना खाए जीते थे। बीरबल मुस्कुराता रहा। 7वें दिन बीरबल ने एक दर्पण लाकर अकबर को दिया और बोला, इसमें हर झूठ का रंग दिखेगा। देखिए, हर बार जब सत्यदेव बोलते हैं, इसमें हल्का काला धुआं दिखता है। दरबार चौंक गया। बीरबल ने आगे कहा, यह दर्पण असली नहीं है, परंतु सत्यदेव की कहानियां खुद ही दिखा रही है कि झूठ कैसे सच्चाई के लिबास में आता है। यह व्यक्ति केवल शब्दों की बाजीगरी कर रहा है। अकबर ने सत्यदेव को धन्यवाद दिया और बीरबल को सम्मानित किया। सीख। झूठ चाहे जितना सजा हो, बीरबल की बुद्धि उसे नंगा कर ही देती है। कहानी 2। बीरबल और गूंगे जासूस की कहानी। भूमिका। मुगल साम्राज्य में एक गुप्त संदेश फैलाया गया था कि किसी विदेशी राज्य का जासूस, जो बोल नहीं सकता, दरबार में किसी कर्मचारी के वेश में प्रवेश कर चुका है। वह जासूस इतनी चालाकी से काम करता था कि उसे पहचानना नामुमकिन हो गया था। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का अंतिम इम्तिहान है। अगर तुम इस गूंगे जासूस को नहीं ढूंढ सके, तो तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। मुख्य कहानी। बीरबल ने पूरे महल में जांच शुरू की। उन्होंने 500 से ज्यादा कर्मचारियों की लिस्ट बनाई और उन्हें 3 समूहों में बांटा। वे जो दरबारी सेवक थे, वे जो रसोई में काम करते थे, और वे जो बगीचे व सफाई विभाग में थे। फिर उन्होंने सबको एक एक कर छोटे समूहों में बुलाया। बीरबल ने सबको एक ही निर्देश दिया, एक फूल देखो और अपनी प्रतिक्रिया बिना बोले दिखाओ। कईयों ने मुस्कुराया, कुछ ने हाथ जोड़े, लेकिन एक आदमी ने फूल को देखकर आंखें सिकोड़ लीं और उसे धीरे से जमीन पर रख दिया। बीरबल की नजरें चमकीं। उन्होंने उसे चुपचाप नजरों से इशारा किया और वही आदमी चौंक गया, जैसे कोई उसका इशारा पकड़ रहा हो। बीरबल ने अकबर से कहा, यह व्यक्ति गूंगा नहीं, बहाना कर रहा है, और इसकी आंखों की भाषा बता रही है कि यह जासूसी में प्रशिक्षित है। पूछताछ हुई और पता चला वह सच में विदेशी राज्य का एजेंट था, जो हर हरकत से जानकारी इकट्ठा कर रहा था। सीख। जब शब्द मौन हो जाते हैं, तब आंखें सच कहती है, और बीरबल जैसे लोग वही पर लेते हैं। अगर आपको और कहानियां भी इसी स्तर की चाहिए, जैसे बीरबल और 3 राजा, बीरबल और जुड़वां चोर, बीरबल की चुप्पी का जवाब, बीरबल का खोया गहना, बीरबल और ब्रह्मांड का सवाल कहानी 3, बीरबल और 7 राजों का रहस्य। भूमिका। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। पर एक दिन एक अजीब चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर आप सच में महान बादशाह हैं, तो 7 राज खोल कर दिखाइए। अकबर चौंक गए। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी। वो समझ गए कि यह कोई जानकार व्यक्ति ही भेज सकता है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। क्या तुम इन 7 राजों का पता लगा सकते हो? बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, अगर चुनौती आई है, तो जवाब भी मिलेगा, लेकिन हर राज एक परत है, जो एक एक करके ही खुलेगी।
पहला राज, डर की जड़। बीरबल ने सबसे पहले बादशाह के निजी सैनिकों से पूछा कि दरबार में सबसे अधिक किससे डर लगता है। जवाब आया, आपके गुस्से से। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, जो राजा अपने गुस्से से डर फैलाता है वह सच्चा महान नहीं हो सकता। डर से नहीं, प्रेम से राज करना होता है। पहला राज है, डर त्याग दो। अकबर ने स्वीकार किया और अगली परत खोलने की आज्ञा दी। दूसरा राज, जनता का मुखौटा। बीरबल आम प्रजा में साधु के वेश में गए और देखा कि लोग दरबार को अन्याय का अड्डा कहते हैं। उन्होंने शिकायत की कि छोटे मामलों में वर्षों लग जाते हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, दूसरा राज यह है कि जनता की आवाज़ सिर्फ दरबार में नहीं, बाहर भी सुनी जानी चाहिए। अकबर ने जनता के लिए हर सप्ताह खुला दरबार शुरू किया। तीसरा राज, न्याय और दया की रेखा। एक केस आया जिसमें एक चोर ने भूख से मजबूर होकर एक अमीर व्यापारी की रोटी चुराई थी। नियमों के अनुसार उसे सजा होनी चाहिए थी। बीरबल ने सुझाव दिया, तीसरा राज है, न्याय वही जो मानवता के साथ चले। अकबर ने सजा की बजाय उस चोर को रोजगार और राशन दिलवाया। चौथा राज, दरबार के भीतर की राजनीति। बीरबल ने देखा कि कई मंत्री एक दूसरे की टांग खींचते थे और झूठी तारीफें करते थे। बीरबल ने यह बात अकबर को बताई। बीरबल ने कहा, राजा को दिखावा पसंद करने वालों से दूर रहना चाहिए। चौथा राज है, सच्ची बातें सुनने की आदत डालो। अकबर ने दरबार में एक गोपनीय सलाह समिति बनाई जो राजा को असली रिपोर्ट देती थी। पांचवा राज, शिक्षा का अधिकार। बीरबल ने गांवों का दौरा किया। देखा कि बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, जिस राज्य में लोग अशिक्षित हैं, वहाँ की सोच गुलामी से कम नहीं। पांचवा राज है, ज्ञान को हर गली तक पहुँचाना। अकबर ने हर जिले में पाठशालाएं खुलवाईं। छठा राज, राजा का मूल्यांकन। बीरबल ने कुछ ग्रामीणों से पूछा, राजा कैसा है? कईयों ने कहा, अच्छे हैं, पर क्या उन्हें हमारी समस्याएं पता है? बीरबल ने यह बात दरबार में दोहराई। छठा राज है, राजा को जनता के बीच जाकर देखना चाहिए कि राज्य कैसा चल रहा है। अकबर ने हर महीने गुप्त वेश में राज्य भ्रमण शुरू किया। सातवां और अंतिम राज, राजा और इंसान का फर्क। एक दिन बीरबल ने अकबर से एक सवाल पूछा, अगर आपको सब कुछ खोना पड़े और सिर्फ एक चीज बचाने का मौका हो, तो आप क्या चुनेंगे, ताज या आत्मसम्मान? अकबर बोले, आत्मसम्मान। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही अंतिम राज है। एक राजा को पहले अच्छा इंसान होना चाहिए। बीरबल और 7 राजों का रहस्य, भाग 2, अंतिम सत्य की खोज। प्रस्तावना। बीरबल ने 7 राजों को खोल दिया था और पूरा दरबार उनकी चतुराई की प्रशंसा कर रहा था। परंतु एक रात बीरबल के महल में एक अज्ञात साधु आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और हाथ में एक पुराना ग्रंथ था। वह बोला, बीरबल, 7 राज खोलना केवल पहला अध्याय था, पर क्या तुम अंतिम सत्य जानने के लिए तैयार हो? बीरबल ने गंभीरता से कहा, मैं हर उत्तर चाहता हूँ, चाहे वह जितना भी कठिन क्यों न हो। साधु ने ग्रंथ खोला और उसमें लिखा था, 7 राजों के पार एक 8वां द्वार है, जहां राजा, रक्षक और रचनाकार एक हो जाता है। पहली परीक्षा, स्वप्नलोक की सच्चाई। बीरबल सो रहा था, पर इस बार वह एक सपने में था। एक दरबार जहां राजा भी था, बीरबल भी, लेकिन सब कुछ उल्टा था। वहां न्याय वही था जो शक्तिशाली तय करता। बीरबल ने देखा कि वहां की जनता खुश नहीं थी, लेकिन मुस्कुराहट झूठी थी। बीरबल ने सपने में ही चिल्लाया, ये राज्य झूठ पर टिका है। एक आवाज आई, अगर सच जानना है तो नींद से बाहर आओ और सच्चाई को जगाओ। बीरबल की नींद टूटी और समझ आया कि अंतिम सत्य को जानने के लिए उसे केवल बातों से नहीं, कर्मों से खुद को बदलना होगा। दूसरी परीक्षा, 3 सवालों का उत्तर। साधु ने बीरबल को 3 प्रश्न दिए। 1, राजा बड़ा है या जनता? 2, न्याय बड़ा है या दया? 3, बुद्धि बड़ी है या भावना?
बीरबल ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, 1 जनता, क्योंकि राजा जनता के बिना कुछ नहीं। 2 दया, क्योंकि न्याय के बिना डर होता है, लेकिन दया से दिल जीते जाते हैं। 3 भावना, क्योंकि बुद्धि निर्णय देती है, लेकिन भावना उन्हें मानव बनाती है। साधु मुस्कुराया और कहा, तुम अंतिम द्वार के करीब पहुंच चुके हो। तीसरी परीक्षा, आत्मा का आईना। बीरबल को एक ऐसे गांव भेजा गया जहां लोग अपने चेहरे ढक कर रखते थे। वहां कोई किसी को असली रूप में नहीं जानता था। बीरबल ने सबको बुलाकर कहा, आज से आईना अनिवार्य है। हर कोई दिन में एक बार खुद को देखेगा। कुछ दिनों बाद लोग अपने असली चेहरों से डरने लगे। तब बीरबल ने कहा, आईना मत देखो, आत्मा को देखो, क्योंकि अंतिम राज यह है, सच्चाई बाहरी चेहरों में नहीं, भीतर की रोशनी में होती है। चौथी परीक्षा, राजपाट का त्याग। साधु ने बीरबल से अंतिम परीक्षा मांगी, राजा बनो, लेकिन अपने सारे अधिकार छोड़कर। अकबर ने एक दिन के लिए बीरबल को राजा बनाया। बीरबल ने क्या किया? उसने सभी कैदियों की समीक्षा करवाई, जरूरतमंदों को राजकोष से मदद दी, शाही भोज की जगह भूखे गांवों में भोजन भिजवाया, और सबसे अंत में अपना ताज खुद वापस अकबर को लौटा दिया। अकबर ने पूछा, तुमने राजा बनते ही सब छोड़ क्यों दिया? बीरबल बोले, क्योंकि अंतिम राज है। राजा वह नहीं जो ताज पहनता है, राजा वह है जो अपने अहंकार को त्यागता है। समापन, अंतिम राज का खुलासा। साधु ने ग्रंथ को बंद किया और कहा, अब तुम 8वें द्वार से भी पार हो गए हो, लेकिन याद रखो, अंतिम सत्य किसी ग्रंथ, किसी पद या किसी प्रशंसा में नहीं, वह निष्कलंक सेवा में है। बीरबल नतमस्तक हुए। अकबर ने दरबार में सबके सामने घोषणा की, आज के बाद बीरबल सिर्फ मंत्री नहीं, मेरे राज्य के आदर्श पुरुष होंगे, जिनकी बुद्धि नहीं, आत्मा भी राजा की तरह है। कहानी 4, बीरबल और 3 सवालों की बाजी। संक्षिप्त झलक। एक दिन 3 विदेशी दूत अकबर के कहानी 7, बीरबल और अदृश्य न्यायालय का रहस्य। कहानी का सारांश। एक दिन अचानक बादशाह अकबर के पास एक रहस्यमयी डिब्बा भेजा गया, जिस पर लिखा था, इसे वही खोल सकता है जो सच्चे न्याय का हकदार हो। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। कई दरबारी, वजीर, काजी और सेनापति तक ने कोशिश की, लेकिन डिब्बा खुला ही नहीं। अकबर ने आखिरकार बीरबल को बुलाया और कहा, अगर तुम इसे नहीं खोल पाए तो मैं मान लूंगा कि अब तुम्हारी बुद्धि में वो दम नहीं रहा। बीरबल डिब्बा लेकर अपने कमरे में चला गया और 7 दिन तक किसी को दिखाई नहीं दिया। पहला मोड़, बीरबल की गुप्त खोज। बीरबल ने डिब्बा खोला और उसमें निकली एक चिट्ठी। सच्चा न्याय उस जगह पनपता है जहां दोषी बोलता नहीं और निर्दोष डरता नहीं। चिट्ठी में एक नक्शा था जो अकबर के राज्य से बहुत दूर एक पुराने किले की ओर इशारा करता था, न्यायगढ़ नामक एक रहस्यमय स्थान की ओर। बीरबल चुपचाप भेष बदलकर वहां निकल पड़ा। दूसरा मोड़, अदृश्य न्यायालय की खोज। बीरबल न्यायगढ़ पहुंचा। वहां हर कोई बोलने से डरता था। लोग कहते थे, यहाँ न्याय अपने आप होता है और कोई नहीं जानता कैसे। हर रात किसी न किसी को अदृश्य रूप से दंड मिलता, कोई भी बिना सुने गायब हो जाता। बीरबल ने एक रात उसी अदृश्य दंड प्रणाली को देखने का निश्चय किया। तीसरा मोड़, बीरबल का परीक्षण। उस रात बीरबल को आवाज आई, अगर तुम सच में न्यायप्रिय हो तो एक निर्दोष को बचाओ और एक अपराधी को पकड़ो, बिना किसी गवाही के। बीरबल ने पूरे गांव का निरीक्षण किया और 2 लोगों को चुना। एक गरीब लकड़हारा, जिसे सब चोर समझते थे। 2 एक सज्जन ब्राह्मण, जिसकी सब पूजा करते थे। बीरबल ने कहा, लकड़हारा निर्दोष है और ब्राह्मण असली चोर। सभी चौंक गए, लेकिन तभी ब्राह्मण हंस पड़ा और बोला, तुमने मुझे पहचान लिया। मैं अदृश्य न्याय का निर्माता हूँ और अब तुम मेरे उत्तराधिकारी हो सकते हो। अंतिम मोड़, न्याय का असली अर्थ। बीरबल को पता चला कि यह अदृश्य न्यायालय
असल में एक रहस्यमयी संस्था थी जो हर राज्य में जाकर अपने न्याय के लिए राजा को चुनौती देती थी। अकबर को जब यह बात पता चली, उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाकर कहा, तुमने सिर्फ डिब्बा नहीं खोला, तुमने मेरी आंखें खोल दीं। अकबर ने बीरबल के सम्मान में एक नया जन न्याय भवन बनवाया, जहां हर सप्ताह आम आदमी खुलकर अपनी बात रख सकता था। सीख, सच्चा न्याय आंखों से नहीं, विवेक से देखा जाता है, और बीरबल उस विवेक का नाम है। बीरबल और अदृश्य न्यायालय का रहस्य, पूर्ण विस्तृत कहानी। अध्याय 1, रहस्यमयी डिब्बा। सर्दियों की एक सुबह थी। सूरज धीमे धीमे लालिमा बिखेर रहा था। मुगल दरबार में आज कुछ अलग सा माहौल था। एक संदेशवाहक दूर के राज्य से एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी डिब्बा लेकर आया था। डिब्बे पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इसे वही खोल सकता है जो सच्चे न्याय का हकदार हो। डिब्बा बंद था, न तो उसमें ताला था न कुंजी। लेकिन जब बादशाह अकबर ने उसे खोलने की कोशिश की, डिब्बा बिल्कुल भी नहीं हिला। अकबर ने दरबारियों से कहा, अगर ये डिब्बा केवल सच्चे न्यायप्रिय व्यक्ति के हाथों खुल सकता है, तो मेरे सबसे योग्य मंत्री बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आया। डिब्बे को देखकर वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हुजूर, यह डिब्बा केवल हाथों से नहीं, समझ और सेवा से खुलेगा। मुझे इसकी तह तक जाने के लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने उसे इजाजत दी। अध्याय 2, चिट्ठी और नक्शा। बीरबल डिब्बा अपने घर ले गया। रात को जब सब सो गए, बीरबल ने डिब्बे को ध्यान से देखा। उसने अपनी उंगलियों से डिब्बे पर बनी कलाकृति को महसूस किया और अचानक डिब्बा टक की आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक चिट्ठी और एक पुराना नक्शा था। चिट्ठी पर लिखा था, न्याय वही है जो बिना हथियार के रक्षा करता है और बिना शोर के सच सामने लाता है। अगर तुम इस डिब्बे के योग्य हो, तो न्यायगर की ओर चलो, जहां न्याय अंधा नहीं, अदृश्य है। बीरबल ने नक्शा उठाया। वह भारत के पश्चिम दिशा में एक उजाड़ इलाके की ओर इशारा कर रहा था, एक ऐसा स्थान जिसे आज तक किसी ने न देखा था, न जाना था। अध्याय 3, न्यायगर की ओर यात्रा। बीरबल ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने दरबार से 15 दिन की छुट्टी ली और सामान्य व्यक्ति के भेष में निकल पड़ा। उसने सिर पर पगड़ी बांधी, साधारण कपड़े पहने और सिर्फ एक पुरानी तलवार अपने साथ रखी। सफर कठिन था। पहाड़, जंगल और बंजर जमीनें पार करते हुए वह 7वें दिन न्यायगर पहुंचा। वहां का माहौल अजीब था। लोग चुप थे, सहमे हुए। एक छोटी सभा लगी थी, जहां किसी को चुपचाप सजा सुनाई जा रही थी, बिना किसी जज, बिना किसी सवाल के। बीरबल हैरान रह गया। अध्याय 4, मौन की सजा। बीरबल ने गांव वालों से पूछा, तुम लोग चुप क्यों हो? तुम्हारे बीच कोई राजा नहीं, कोई मंत्री नहीं, फिर यह न्याय कौन करता है? एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बाबा, यहाँ अदृश्य न्यायालय है। किसी को पता नहीं कौन है वो, लेकिन हर रात वो किसी दोषी को सजा देता है और हर निर्दोष को बचा लेता है। बीरबल ने मन ही मन कहा, अब मेरी असली परीक्षा शुरू होती है। उसने रात में खुद गांव के बाहर पहरा देने का निर्णय लिया। अध्याय 5, रहस्यमयी आवाज। उस रात बीरबल को एक धुंधली सी आवाज सुनाई दी, अगर तुम सच में न्यायप्रिय हो, तो कल एक निर्दोष को बचाओ और एक दोषी को पकड़ो, बिना किसी गवाही के। बीरबल चौंका। यह वही चिट्ठी की भाषा थी। अगले दिन वह गांव में घूमने लगा और 2 लोगों को अलग से देखने लगा। एक रामू लकड़हारा, जो गरीब था और जिस पर चोरी का आरोप था। 2 पंडित हरिप्रसाद, जो आदरणीय था, लेकिन कभी कभी अजीब व्यवहार करता था। बीरबल ने देखा कि लोग बिना सोचे लकड़हारे को दोषी मान रहे हैं, जबकि असली चाल पंडित के चेहरे पर छुपी थी। बीरबल ने सभी को बुलाकर कहा, आज मैं फैसला सुनाता हूँ, असली दोषी पंडित हरिप्रसाद है। अध्याय 6, परछाई का न्याय। भीड़ में सन्नाटा छा गया। पंडित मुस्कुराया और बोला, वाह बीरबल, तुमने हमें पहचान लिया। मैं अदृश्य न्यायालय का रखवाला हूँ।
हम भारत के हर कोने में घूमते हैं और सच्चे न्यायप्रिय लोगों को परखते हैं। फिर उसने आगे कहा, तुम इस परीक्षा में सफल रहे। अब तुम यह न्याय प्रणाली अपने राज्य में शुरू कर सकते हो, जहां हर आम आदमी की भी आवाज सुनी जाए। बीरबल नतमस्तक हो गया। अध्याय 7 अकबर की स्वीकृति। बीरबल दिल्ली लौट आया और पूरी घटना अकबर को विस्तार से सुनाई। अकबर पहले थोड़े हैरान हुए, फिर गंभीर होकर बोले, बीरबल, तुमने सिर्फ एक रेहे से नहीं सुलझाया, तुमने मुझे सिखाया कि न्याय केवल सिंहासन पर नहीं, हर दिल में होना चाहिए। बादशाह ने तुरंत एक आदेश जारी किया। अब हर महीने का पहला सोमवार जन न्याय दिवस होगा, जहां हर आम आदमी भी दरबार में खुलकर अपनी बात रख सकेगा। अंत में एक स्थायी संदेश। बीरबल ने डिब्बे को दरबार में एक स्थान पर रखवाया और उस पर ये वाक्य खुद खुदवाया, न्याय दिखना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है। बीरबल और समय का सौदागर। एक गूढ़ कहानी समय, ईमानदारी और बुद्धि की। अध्याय 1 अनजान व्यापारी का आगमन। एक दिन मुगल दरबार में एक अजीब और अमीर व्यापारी पहुंचा। उसके हाथ में एक बड़ा सा घंटा था और उसके पास दर्जनों सैनिक थे। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं कोई साधारण व्यापारी नहीं, मैं बेचता हूँ समय। मैं ऐसा यंत्र बना सकता हूँ जो एक आदमी का समय किसी और को दे सकता है। पूरा दरबार हैरान रह गया। दरबारी हंसने लगे, पर व्यापारी गंभीर था। अगर आप चाहे तो मैं आपके सबसे प्रिय मंत्री बीरबल को 5 साल का समय एक गरीब को देने का प्रयोग कर सकता हूँ। अकबर मुस्कराए, बीरबल क्या कहेगा? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, अगर इससे किसी जरूरतमंद को मदद मिले तो मैं तैयार हूँ। अध्याय 2 सौदे की शर्तें। व्यापारी ने कहा, यह प्रयोग केवल एक शर्त पर होगा। अगले 7 दिन बीरबल को दरबार में नहीं आना होगा, और अगर वह 8वें दिन नहीं लौटे तो समझिए उनका समय सच में किसी और का हो गया। अकबर ने मंजूरी दी। बीरबल ने दरबार छोड़ दिया। अध्याय 3 समय की चोरी। 7 दिन बीत गए। 8वें दिन बीरबल नहीं लौटा। अकबर बेचैन हो गया। दरबारी बोले, जहांपनाह, शायद बीरबल ने झूठ बोला था या वो समय हार गया। पर उसी रात बीरबल एक साधारण भिखारी के रूप में दरबार के पीछे प्रकट हुआ। उसके कपड़े फटे थे, हाथ में एक फटी चिट्ठी थी। अंदर जाकर बीरबल बोला, मैं तो समय बेचने वाले का असली रूप जानने चला गया था, और वहां देखा कि वह एक धोखेबाज है जो लोगों का समय चुराकर खुद अमर बनना चाहता है। अध्याय 4 असली रहस्य उजागर। बीरबल ने बताया कि व्यापारी असल में एक तांत्रिक था। वो लोगों को समय बेचने के नाम पर छल रहा था। वो उनको नींद में रखकर उनकी उम्र, शक्ति और यादें चुरा लेता। बीरबल ने उस व्यापारी के यंत्र को तोड़ा और गांव के कई बूढ़ों की याददाश्त वापस लाई, जो पहले उसके शिकार हो चुके थे। बीरबल बोला, समय कोई वस्तु नहीं जिसे बेचा जाए, यह एक नेमत है, और जो इसे दूसरों के नाम पर बेचे वो सबसे बड़ा अपराधी है। अध्याय 5 अकबर का न्याय। अकबर ने आदेश दिया कि उस व्यापारी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके सारे साधन नष्ट कर दिए जाए। दरबार में बीरबल और सोने का पिंजरा। भूमिका। अकबर का दरबार हमेशा बुद्धिमानों और योद्धाओं से भरा रहता था, लेकिन जब एक विदेशी व्यापारी ने एक चालाकी भरी चुनौती पेश की तो सिर्फ बीरबल ही थे जो उस राज को सुलझा सके। यह कहानी एक ऐसे रहस्य पर आधारित है जिसमें चतुराई, न्याय और सच्चाई की जीत होती है। भाग 1 अजनबी की दस्तक। एक दिन एक अजनबी व्यापारी फारस से आगरा आया। उसने बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब सी याचिका रखी। जहांपनाह, मेरे पास एक सोने का पिंजरा है जिसमें मैं एक अनोखी चिड़िया लाया हूँ, लेकिन ये चिड़िया बोल नहीं रही, उड़ नहीं रही, खा नहीं रही। अकबर मुस्कराए, तो समस्या क्या है? व्यापारी ने कहा, यह चिड़िया एक जादुई चिड़िया है। जो व्यक्ति इसके पास जाएगा, अगर वह झूठ बोलेगा तो यह चिड़िया चिल्लाएगी और सच बोलेगा तो चुप रहेगी। मैं इसे दुनिया के सबसे महान न्यायप्रिय दरबार में लाया हूँ।
यह देखने की आप सच में कितने न्यायी है। अकबर को चुनौती पसंद आई। भाग 2 चिलिया की परीक्षा। अकबर ने अपने सभी वजीरों और मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया कि वे एक एक करके चिलिया के पास जाकर एक वाक्य कहें। पहला मंत्री बोला, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। चिलिया चिल्ला उठी। दूसरा बोला, मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। फिर चिलिया चिल्लाई। सब मंत्री अचंभित हो उठे। कोई भी चिलिया को चुप नहीं करा सका। यहाँ तक कि राजवैद्य और मुख्य खजांची भी झूठे साबित हो गए। अकबर अब थोड़ा चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया। भाग 3 बीरबल की एंट्री। बीरबल मुस्कराते हुए दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, क्या मुझे भी चिड़िया के पास जाने की अनुमति है? अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम भी झूठे साबित हुए तो क्या करोगे? बीरबल बोले, तो मैं कल से दरबार में न आऊं। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल चिड़िया के पास गए और बोले, यह चिड़िया बोल सकती है, लेकिन बोलना नहीं चाहती। यह उड़ सकती है, लेकिन उड़ना नहीं चाहती। यह खा सकती है, लेकिन खाना नहीं चाहती। चिड़िया चुप रही। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। भाग 4 रेहे से खुलता है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, यह कोई जादुई चिड़िया नहीं है। यह एक यंत्र है, जिसमें एक छोटा यांत्रिक यंत्र लगा है। यह आवाज सेंसर पर काम करता है। जब कोई व्यक्ति जोर से या ढोंग से बोलता है, तो आवाज के कंपन से यह चिल्लाती है। लेकिन मैं शांत स्वर में, सच्चे भाव से बोल रहा था। बादशाह अकबर की आंखों में चमक थी। वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को सलाम। व्यापारी भी मुस्कराया। असल में वह कोई व्यापारी नहीं था, बल्कि एक शाही मेहमान था जिसे बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेनी थी। भाग 5 चोर कौन। इसी बीच दरबार में एक सच्ची घटना घटी। महल के खजाने से कुछ हीरे गायब हो गए थे। 4 नौकरों पर शक था, लेकिन सबने इनकार किया। बीरबल ने सबको एक एक डंडी दी और कहा, ये जादुई डंडिया है। जो चोर होगा, उसकी डंडी सुबह तक 1 अंगुल बढ़ जाएगी। सुबह चारों को बुलाया गया। 3 की डंडियां एक समान थीं। 1 की डंडी छोटी हो गई थी। बीरबल बोले, यही चोर है। अकबर चौंके, पर डंडी तो छोटी हुई है। बीरबल बोले, चोर डर गया और रात को डंडी काट दी, क्योंकि उसे लगा ये वाकई जादुई डंडी है। सच सामने आ गया। भाग 6 न्याय का परीक्षण। एक और दिन एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार में आया। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने अपने पड़ोसी को अपनी जमीन 1 महीने के लिए दी थी खेती करने को। अब वह कहता है कि जमीन उसकी है। अकबर ने दोनों को बुलाया। पड़ोसी बोला, मेरे पास दस्तावेज है। किसान के पास कुछ न था। बीरबल ने कहा, जमीन से सच खुद बोलेगा। सब लोग खेत पर पहुँचे। बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों खेत में चलकर जमीन को चूमो और बोलो, क्या ये जमीन तुम्हारी है? पड़ोसी गया, बोला, ओ जमीन, तू मेरी है। अब किसान गया। उसने चुपचाप मिट्टी को छुआ, आंखों में आंसू लिए, कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। बीरबल बोले, जमीन ने बोल दिया, किसान ही असली मालिक है, क्योंकि जमीन से प्यार वह करता है जो उसकी सेवा करता है। अकबर ने फैसला दिया, जमीन किसान की। भाग 7 बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर को शक हुआ कि बीरबल उनका फायदा उठाते हैं। उन्होंने बीरबल से पूछा, अगर मैं तुम्हें आज से आधा वेतन दे दूं, तो क्या तुम सेवा करोगे? बीरबल बोले, हाँ करूंगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्यों? बीरबल मुस्कराए, क्योंकि मेरी सेवा पैसे से नहीं, आपके न्याय और स्नेह से जुड़ी है। मैं अपनी आत्मा को बेचना नहीं जानता। अकबर गदगद हो गए। भाग 8 अंतिम मोड़। एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें इन सब झंझटों से थकान नहीं होती? बीरबल बोले, जहां झूठ हर दिन नया रूप लेता है, वहां सच हर दिन नई चुनौती बनकर सामने आता है, और उसे जीतना ही असली सुख है। अकबर बोले, अगर मैं न होता तो क्या तुम ऐसा ही करते?
बीरबल मुस्कराए। अगर आप न होते तो शायद मैं कहीं और होता, लेकिन जहां भी होता न्याय का दीपक जलता रहता। अकबर उठे, बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल और अदृश्य अपराधी। भूमिका। एक दिन ऐसा राज सामने आया जिसने पूरे आगरा को हिला कर रख दिया। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, फिर भी अपराध हुआ था। लेकिन जब बीरबल ने उस रहस्य को सुलझाया तो अकबर भी हैरान रह गए। भाग 1। महल का चोरी कांड। रात का समय था। महल में सब कुछ सामान्य था, पर सुबह जब रानी जोधा की प्रिय आभूषण पेटी खोलने गईं, तो उसमें से नवरत्नहार गायब था। चारों तरफ हड़कंप मच गया। सुरक्षा प्रमुख ने कहा, इस कमरे में किसी का आना संभव नहीं था। रानी बोलीं, दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी सुरक्षित थीं। बादशाह अकबर परेशान हो गए। यह कोई आम चोरी नहीं थी, यह राजमहल की इज्जत का सवाल था। भाग 2। बीरबल को बुलाया गया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब यह तुम्हारे दिमाग की परीक्षा है। बीरबल ने सारा कमरा जांचा, दीवारें, पर्दे, खिड़की, कुछ नहीं मिला। बीरबल ने पूछा, क्या इस कमरे में कल रात कोई नौकरानी थी? रानी ने कहा, सिर्फ एक, चंपा। वह रात का पानी रखने आई थी। बीरबल ने आदेश दिया, सभी सेवकों और रक्षकों को बुलाया जाए। भाग 3। संदेह की सुई। सभी 12 सेवक बुलाए गए। बीरबल ने सबसे साधारण सा सवाल पूछा, कल रात क्या खाया? ज्यादातर बोले, दाल, रोटी या खिचड़ी, पर चंपा बोली, मैंने मीठे में रबड़ी खाई थी। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने तुरंत रसोई से बुलवाया और पूछा, क्या रबड़ी बनी थी? रसोई वाले बोले, नहीं हुजूर, कल तो सिर्फ नमक और चावल थे। अब शक और गहरा हो गया। भाग 4। अदृश्य सुराग। बीरबल ने सभी नौकरों को अलग अलग कमरे में बंद करवा दिया। फिर उन्होंने सबके जूतों की जांच शुरू की। चंपा के जूतों की एड़ी में कुछ अजीब चमक दिखाई दी। बीरबल ने अंश लेकर रसायनशाला भेजा। पता चला वह चूड़ी की धूल थी, उसी तरह की जो रानी की पेटी में रहती थी। अब पक्का हो गया, चंपा ही चोर थी। भाग 5। चंपा की चालाकी। बीरबल ने चंपा से पूछा, तुमने चोरी की, पर दरवाजा बंद था, तुम कैसे गईं? चंपा मुस्कराई, मैंने चोरी नहीं की, आप साबित नहीं कर सकते। बीरबल बोले, अब सुनो मेरा सबूत। उन्होंने खिड़की के पास लगे पर्दे को उलट दिया। उसमें एक छोटा सा कांटा छुपा था और उस पर एक बाल फंसा था। बीरबल बोले, तुमने बाहर से बंद दरवाजे का भ्रम पैदा किया, खिड़की से अंदर घुसी और रेशमी बाल छोड़ आईं। अब चंपा बेहोश होकर गिर पड़ी। भाग 6। न्याय की घोषणा। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। बीरबल, अगर तुम न होते तो इस गुत्थी को कोई नहीं सुलझा सकता। रानी जोधा ने बीरबल को हार उपहार में दिया, जो उन्हीं के गहनों में से था। भाग 7। रहस्यमयी तिजोरी। कुछ ही दिनों बाद महल की सबसे पुरानी तिजोरी अपने आप खुल गई। उसमें से निकला एक चिट्ठी, जो अकबर के पिता हुमायूं ने लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो तिजोरी खोले उसे एक रहस्य सौंपा जाए, जो सिर्फ सबसे बुद्धिमान के साथ बांटा जा सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम ही वो बुद्धिमान हो। चिट्ठी के साथ एक नक्शा भी था, जो एक पुराने गुप्त तहखाने तक जाता था। भाग 8। गुप्त तहखाना। बीरबल, अकबर और कुछ सैनिक नक्शा लेकर चले। वे किले के पीछे बने एक सूखे कुएं तक पहुँचे। वहां से एक संकरी सुरंग नीचे जाती थी। सभी ने मशालें जलाईं और नीचे गए। करीब 30 कदम की दूरी पर एक बड़ा कमरा था, जहां पुराने मुगल दस्तावेज, हथियार और हीरे जवाहरात रखे थे। बीरबल बोले, यह इतिहास की संपत्ति है, इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाए। भाग 9। एक नया दुश्मन। उसी समय दूर से एक गुप्तचरी खबर आई। शेरशाह सूरी का भतीजा एक षड्यंत्र रच रहा था। वह बीरबल को हटाना चाहता था। उसने एक हत्यारा भेजा, जो एक साधु के भेष में आया। बीरबल ने जब उसे दरबार में देखा,
तो पहचान लिया, यह साधु नहीं, तलवारबाज है। बीरबल ने उसकी छाया देखी, कमर पर कुछ भारी था। जब तलाशी ली गई तो उसमें खंजर मिला। अकबर फिर चकित रह गए। भाग 10 अंत और शिक्षा। बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम सिर्फ एक मंत्री नहीं, मेरे राज्य की आत्मा हो। बीरबल ने जवाब दिया, जहां न्याय हो वहां मैं हूं, और जहां आप है जहां पनाह, वहां अन्याय की कोई जगह नहीं। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता पर एक ग्रंथ लिखा जाए, बीरबल बुद्धि प्रकाश, जो हर आने वाले राजा को पढ़ाया जाएगा। बीरबल और 2 सिर वाला सच। भाग 1 अजीब फरियाद। एक दिन दरबार में 2 आदमी रोते चिल्लाते आए। दोनों एक ही बात कह रहे थे, जहां पनाह, ये बच्चा मेरा है। अकबर चौंक गए। दरबार में पहले भी जमीन जायदाद की लड़ाइयाँ हुई थीं, लेकिन ये मामला और था। एक छोटा बच्चा, लगभग 4 साल का, जिसे लेकर 2 पिता सामने खड़े थे। बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था, डरा हुआ था। एक आदमी का नाम था नज़ीर, दूसरा ताहिर। भाग 2 दोनों की दलील। नज़ीर बोला, यह मेरा बेटा है, इसकी माँ मर चुकी है, मैंने इसे बचपन से पाला है। ताहिर बोला, झूठ, यह मेरा बेटा है, जिसे इसने चुरा लिया जब यह छोटा था, अब पहचान बदल दी है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? दोनों बोले, सिर्फ मेरा दिल, मेरा खून। अब अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को देखा। भाग 3 बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने दोनों की आंखों में देखा। बच्चा चुप था, डरा हुआ। बीरबल ने कहा, बच्चे का भविष्य तो हम सबकी आंखों में होना चाहिए, मगर आज मैं इसे आंखों से नहीं, बुद्धि से देखूंगा। फिर उसने एक सैनिक को बुलाया और कहा, इस बच्चे को 2 हिस्सों में काट दिया जाए, आधा नज़ीर को, आधा ताहिर को। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। नज़ीर गुस्से से चिल्लाया, नहीं, ऐसा मत करो, इसे ताहिर को दे दो, लेकिन बच्चे को मत मारो। ताहिर चुप रहा। भाग 4 फैसला। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, अब फैसला साफ है, नज़ीर ही असली पिता है, क्योंकि जिसने जान की भीख मांगी वही पिता है, जो चुप रहा वह झूठा है। बादशाह ने ताहिर को कैद में डालने का आदेश दिया और बच्चे को नज़ीर को सौंप दिया। दरबार फिर एक बार बीरबल की प्रशंसा से गूंज उठा। भाग 5 राजकुमार की रहस्यमयी बीमारी। कुछ महीनों बाद अकबर के बेटे राजकुमार सलीम को एक रहस्यमयी बीमारी हो गई। राजवैद्य, हकीम, सभी असफल रहे। राजकुमार बोलना बंद कर चुका था। बीरबल को बुलाया गया। उन्होंने सलीम से अकेले में मिलने की इच्छा जताई। बीरबल ने कमरे में जाकर देखा, सलीम चुपचाप दीवार पर कुछ उकेर रहा था। वह एक चित्र था, जिसमें एक आदमी तलवार लेकर किसी पर वार कर रहा था। बीरबल समझ गए, सलीम ने हाल ही में किसी हिंसा को देखा है। भाग 6 बीरबल की विधि। बीरबल ने चित्रों और कहानियों की मदद से धीरे धीरे सलीम से संवाद शुरू किया। हर दिन उसे न्याय, वीरता और करुणा की कहानियां सुनाई जातीं। 15वें दिन सलीम ने पहली बार बोला, क्या बीरबल अंकल फिर से कहानी सुनाएंगे? अकबर ने राहत की सांस ली। बीरबल ने सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक मानसिक डर को हराया था। भाग 7 नकली बीरबल। एक दिन दरबार में एक और बीरबल आ गया। कहने लगा, मैं असली बीरबल हूँ, जो दरबार में बैठा है वो धोखेबाज है। पूरा दरबार स्तब्ध। दोनों का पहनावा, चाल ढाल, आवाज, सब एक जैसा। अकबर भी भ्रमित हो गए। उन्होंने दोनों से सवाल पूछे, लेकिन दोनों चतुराई से जवाब देते रहे। भाग 8 असली की पहचान। अकबर ने कहा, मैं दोनों को एक ही प्रश्न दूंगा, जो उत्तर देगा वही असली बीरबल। प्रश्न था, अगर तुम्हें किसी निर्दोष को दंड देना हो और गुनहगार को छोड़ना पड़े तो क्या करोगे? पहला बीरबल बोला, गुनहगार को ढूंढने का काम जारी रखूंगा, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं दूंगा। दूसरा बोला,
दोषी को छोड़ दूंगा, लेकिन राज्य की मर्यादा के लिए एक को तो दंड देना ही होगा। अकबर बोले, पहला ही असली बीरबल है, क्योंकि वही न्याय और करुणा का मेल है। नकली बीरबल असल में एक दुश्मन राज्य का जासूस था। भाग 9। हीरे की नीलामी। बादशाह ने घोषणा की, राज्य के सबसे पुराने हीरे की नीलामी की जाएगी, लेकिन इसे कोई राजा नहीं, आम आदमी ही खरीद सकेगा। हजारों लोग आए। एक बुजुर्ग किसान सबसे बड़ी बोली लेकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन मैं हर साल अपनी पूरी फसल से हिस्सा दूंगा। सभी हंसे, पर बीरबल ने कहा, जहां विश्वास हो वहां मूल्य का कोई अर्थ नहीं। अकबर ने हीरा किसान को उपहार में दे दिया, और किसान की ईमानदारी से पूरे राज्य में चर्चा हो गई। भाग 10। अंतिम मोड़। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना राज्य चल सकता है? बीरबल बोले, राज्य आपके विवेक से चलता है, मैं तो सिर्फ आपकी आंखें साफ करने में मदद करता हूं। अकबर मुस्कराए, फिर भी बिना आंखों के विवेक अधूरा है। और एक बार फिर दरबार में सबने बीरबल की जय जयकार की। बीरबल और पत्थर में बसी आत्मा। भाग 1। रहस्यमयी पत्थर। आगरा में एक दिन दरबार में एक अजीब वस्तु लाई गई, एक पत्थर की मूर्ति, जिसे एक किसान ने खेत से खुदाई में निकाला था। मूर्ति सामान्य नहीं थी, उसकी आंखें खुली थीं, और ऐसा लगता था जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। किसान डर गया था। उसने कहा, हुजूर, यह पत्थर रात को चमकता है, और कई बार मेरे सपने में आता है। अकबर को यह सिर्फ एक कल्पना लगी, लेकिन बीरबल चुप थे, उनकी आंखें गंभीर थीं। भाग 2। बीरबल की जांच। बीरबल ने मूर्ति को ध्यान से देखा, फिर वह सीधे मंदिरों के शिल्पी, पत्थर तराशने वाले कारीगर से मिलने निकल पड़े। उन्होंने पूछा, क्या ऐसी मूर्ति पहले कभी देखी गई है? एक बूढ़ा शिल्पी कांपती आवाज में बोला, यह श्रापित आत्मा की मूर्ति है। यह किसी पापी की आत्मा को कैद करने के लिए बनाई जाती थी। अंतिम बार 70 साल पहले ऐसी मूर्ति बनी थी, और वह मूर्तिकार गायब हो गया था। बीरबल ने समझ लिया, मामला साधारण नहीं है। भाग 3। बुढ़िया की भविष्यवाणी। बीरबल एक ज्ञानी वृद्धा से मिले जिन्हें लोग ज्ञान माता कहते थे। वो बोलीं, इस पत्थर में एक निर्दोष आत्मा बंद है, और तब तक बंद रहेगी जब तक कोई उसे न्याय न दिलाए। बीरबल ने पूछा, न्याय किसके खिलाफ? ज्ञान माता ने आंखें बंद कीं और बोलीं, जिसने उसे बोलने नहीं दिया, वह अब सबसे बड़ा दरबारी बन बैठा है। बीरबल चौंके, क्या यह कोई दरबारी अपराधी है? भाग 4। दरबार में सवाल। बीरबल ने मूर्ति दरबार में रखी और सब दरबारियों से एक एक कर सवाल पूछे। क्या आपने कभी किसी की आवाज दबाई है? कुछ हंसे, कुछ चुप रहे। एक दरबारी, नाम था जावेद खान, जो अकबर का सबसे नया सलाहकार था, वह बोला, ये सब मूर्खता है। आत्माएं, पत्थर, यह सब डराने के लिए है। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने नोट किया कि जावेद की आंखें मूर्ति से नहीं मिल रही थीं। भाग 5। बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार के बाहर खबर फैलाई कि वह मूर्ति अब बोलने लगी है, और उसने अपने कातिल का नाम बताया है। रात के तीसरे पहर, जब सब सो रहे थे, बीरबल ने सैनिकों को छिपाकर तैनात कर दिया। तभी एक आदमी चुपके से मूर्ति के पास आया और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। सैनिकों ने पकड़ लिया। वह और कोई नहीं, जावेद खान था। भाग 6। जावेद का राज। अकबर ने पूछा, जावेद, सच बोलो, ये सब क्या है? जावेद बोला, वह आत्मा मेरी बहन की थी। वह एक मूर्तिकार से प्रेम करती थी, जिससे मैं नफरत करता था। मैंने उसे झूठे आरोप में फंसाकर पत्थर में कैद करवा दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, तुमने किसी की जिंदगी को पत्थर बना दिया, अब तुम जिंदगी भर कैद में रहोगे। भाग 7। आत्मा की मुक्ति। बीरबल ने पुरानी विधियों से उस आत्मा के नाम का जाप करवाया,
और मंदिर के पुजारियों की मदद से मूर्ति को यमुना के पवित्र जल में विसर्जित किया। उस रात बीरबल को सपना आया। एक लड़की सफ़ेद वस्त्रों में आकर मुस्कराकर बोली, धन्यवाद बीरबल, तुमने मुझे फिर से आकाश दिया। बीरबल की आंखों में आंसू थे। भाग 8 बीरबल का चिंतन। अगले दिन दरबार में अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ एक रहस्य नहीं सुलझाया, तुमने एक आत्मा को शांति दी। बीरबल बोले, जहां आवाज दबा दी जाती है वहां पत्थर भी चीखते हैं। अकबर ने बीरबल के सम्मान में एक नया महल बनवाने का आदेश दिया, न्याय महल, जहां कोई भी नागरिक आकर बिना डर के अपनी बात कह सके। भाग 9 अमन का पैगाम। कुछ महीनों बाद आगरा में एक रिवाज शुरू हुआ। कोई भी मूर्ति या चित्र बनाते समय कलाकार उसमें एक छोटी सी घंटी छुपाते थे ताकि किसी की आवाज दबे नहीं। बीरबल ने पूरे साम्राज्य में संदेश भेजा, यदि किसी को न्याय न मिले तो वह सीधे न्याय महल में दस्तक दे सकता है। नतीजा ये हुआ कि जनता में न्याय का विश्वास और भी गहरा हो गया। भाग 10 अंत और शिक्षा। एक दिन एक बच्चा दरबार में आया और बोला, मैं पत्थर नहीं बनना चाहता बीरबल चाचा। बीरबल मुस्कराए और बोले, बिल्कुल नहीं बेटा, अब यह राज्य ऐसा नहीं जहां बच्चों की आवाज खो जाए। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई, तुम सिर्फ मेरे सलाहकार नहीं, मेरी आत्मा हो बीरबल। बीरबल और अदृश्य दोषी। भाग 1 अनदेखा अपराध। एक दिन बादशाह अकबर अपने बागीचे में टहल रहे थे कि उन्हें एक सेवक दौड़ता हुआ मिला। वो हांफते हुए बोला, हुजूर, राजकोष से एक बेशकीमती हीरा गायब हो गया है। बिना ताले टूटे, बिना किसी दरवाजे के निशान, हीरा चुपचाप गायब हो गया था। यह हीरा कोई साधारण नहीं था, यह वह हीरा था जिसे अकबर भाग्य रक्षक मानते थे। अकबर क्रोधित हुए और बोले, चोर को जल्द पकड़ो, नहीं तो पूरा दरबार दंड पाएगा। भाग 2 हर किसी पर शक। दरबार में 12 प्रमुख मंत्री थे। हर एक पर शक किया जा सकता था क्योंकि सभी कोषघर तक पहुंच रखते थे। बीरबल को बुलाया गया। अकबर बोले, अब यह तुम्हारा मामला है बीरबल। अगर दोषी नहीं मिला तो न्याय नहीं, केवल सजा होगी। बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, सच भले ही छिपे, लेकिन वह डरता नहीं। मैं उसे सामने लाऊंगा। भाग 3 बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने सभी 12 दरबारियों को एक एक कर बुलाया और कहा, मैंने एक विशेष रंग की स्याही तैयार करवाई है, जो सिर्फ चोर की उंगलियों पर लगेगी, पर किसी को दिखेगी नहीं। कल दरबार में चोर खुद सामने आ जाएगा। हर दरबारी ने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाए। स्याही एकदम पारदर्शी थी। बीरबल मुस्कराए और बोले, अब चोर खुद को धो नहीं सकेगा। भाग 4 अपराधी का डर। अगले दिन बीरबल ने सब दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, जिसके हाथ में स्याही होगी उसे चोर माना जाएगा। सभी एक दूसरे के हाथ देखने लगे। तभी एक दरबारी, शेख इमरान, बोला, मेरे हाथ तो एकदम साफ है, देखिए। बीरबल ने उंगली उठाई और कहा, यही चोर है। अकबर चौंके, पर क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि जिसे डर नहीं होता वह हाथ दिखाने की जल्दी नहीं करता। जो बार बार अपनी सफाई देता है वही दोषी होता है। भाग 5 असली चाल। बीरबल ने बताया कि कोई स्याही नहीं थी, बस एक मानसिक परीक्षा थी। शेख इमरान डर गया और सबके सामने कबूल किया कि हीरा उसने अपने जूते के तले में छुपाया था। हीरा मिल गया। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने न साक्ष्य दिए न मार, फिर भी चोर पकड़ लिया। भाग 6 एक और मुसीबत। हीरे की वापसी के बाद कुछ दिन शांत बीते, लेकिन फिर एक दिन दरबार में एक महिला आई। उसका नाम था रुहाना बेगम। उसने रोते हुए कहा, जहां पनाह, मेरा बेटा अब्दुल बेगुनाह है, फिर भी जेल में बंद है। अब्दुल पर आरोप था कि उसने एक व्यापारी की हत्या की थी। सबूत, गवाह, हथियार, सब अब्दुल के खिलाफ थे। अकबर बोले, बीरबल, अब इस मामले की तह तक जाना तुम्हारा काम है। भाग 7
उलझा हुआ सच। बीरबल अब्दुल से मिले। उसने सिर्फ एक बात कही, मैंने उस दिन सिर्फ एक पेड़ के नीचे सोया था। जागा तो खुद को लहूलुहान और गिरफ्त में पाया। बीरबल ने उस स्थान का निरीक्षण किया। वहां पेड़ पर एक मकड़ी का जाला था, जो टूटा नहीं था। बीरबल बोले, जो व्यक्ति पेड़ के नीचे खून में लथपथ था, अगर उसने हत्या की होती तो वो भागता, लेकिन मकड़ी का जाला टूटा नहीं, मतलब वो हिला भी नहीं। यह तर्क अकबर को प्रभावित कर गया। भाग 8, असली कातिल की तलाश। बीरबल ने हत्या के समय आसपास मौजूद लोगों की सूची बनवाई। एक सेवक का नाम सामने आया, खालिद। बीरबल ने एक योजना बनाई। खालिद के कमरे में एक नकली गवाह भेजा गया, जिसने कहा, मैंने तुम्हें उस रात देखा था। खालिद घबरा गया और बोला, तुमने तो कहा था कोई नहीं देखेगा। बस यही बात बीरबल सुन रहा था और खालिद को रंगेहाथ पकड़ लिया गया। भाग 9, बीरबल की सोच। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे शक हुआ खालिद पर? बीरबल बोले, क्योंकि वह गवाहों को चुप कर रहा था और अब्दुल की मां की आंखों में एक सच्चाई थी, जो झूठ बोलने वालों में नहीं होती। भाग 10, अंत और इनाम। अब्दुल को रिहा किया गया। रुहाना बेगम ने बीरबल के पैर छूते हुए कहा, आपने न केवल मेरे बेटे को, बल्कि मेरी आत्मा को भी मुक्त किया है। अकबर ने बीरबल को सत्यदीप नाम का सम्मान दिया और आदेश दिया कि हर बड़ा मुकदमा पहले बीरबल के सामने लाया जाए। बीरबल और गूंगे गवाह की गवाही। भाग 1, एक खामोश लेकिन चौंकाने वाला दृश्य। एक सुबह की बात है। लाल किले के बाहर लंबी कतार थी। सैकड़ों लोग एक आदमी को घेरे खड़े थे, जो न बोल सकता था न सुन सकता था, लेकिन उसके हाथों में एक खून से सना कपड़ा था और उसकी आंखों में दहशत थी। वो आदमी बार बार किसी दिशा में इशारा कर रहा था। तुरंत सिपाही उसे पकड़कर बादशाह अकबर के दरबार में लाए। बादशाह ने उसे देखा और पूछा, कौन है यह? दीवान बोले, यह एक गूंगा है हुजूर, लेकिन कुछ भयानक देख आया है। भाग 2, इशारों में बयानी। बीरबल को बुलाया गया। उन्होंने उस गूंगे आदमी को ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे पूछताछ शुरू की। बीरबल ने मिट्टी और लकड़ी से छोटे छोटे पुतले बनाए, आदमी, घोड़े, घर, पेड़, तलवार। फिर इशारों में पूछा, यह किसे देखा तुमने? गूंगा पुतलों की ओर देखकर हिलने लगा। उसने एक पुतले को गिराया, दूसरे को मारते हुए इशारा किया। बीरबल ने समझा, उसने किसी की हत्या होते देखी है। भाग 3, अपराध स्थल की जांच। बीरबल उस दिशा में गए जहां गूंगे ने इशारा किया था। वहां उन्हें मिला एक खून से सना चाकू, टूटी हुई पगड़ी और एक अंगूठी। पास ही एक बगीचा था। उस बगीचे के मालिक का नाम था हकीम सुलेमान, जो खुद बादशाह का खास वैद्य था। बीरबल को शक हुआ।